आई एम अविनाश मिश्रा, अनंत आनंद सर है हमारे साथ। दोनों ने हमने प्रीलिम्स जो है 5-5 बार क्लियर किया यूपीएससी का। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको लेके विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टली वायलेटेड बाय द ग्रांट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो। मतलब कोई चीज हो गई, कोई डैमेज हो गया, अब बाद में आपने उसको जो है क्लियरेंस दे दिया। मान लो कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई फैक्ट्री लगाई, अब बाद में उसको अप्रूवल दे दिया, भले ही उन्होंने वहां पे 10,000 करोड़ का नुकसान क्यों नहीं करते एनवायरमेंट को। ठीक है। सो कौन कौन सा इसमें वायलेट हो रहा है, इस न्यूज़पेपर आर्टिकल से हमने इसे उठाया है। The first question is, first option is precautionary principle. Second is polluter pays principle. The third option is doctrine of public trust. Fourth option is sustainable development principle. So आप पॉज लीजिए और मार्क योर आंसर। सो इसमें आप देखेंगे कि इसमें चारों ही जो प्रिंसिपल हैं वो वायलेट हुए हैं। ऑल फोर प्रिंसिपल हैव बीन वायलेटेड। प्रिकॉशनरी क्योंकि प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्योंकि उनसे फाइन वगैरह नहीं वसूला गया है, क्योंकि वसूलना चाहिए। देन द थर्ड ऑप्शन इज डॉक्टर है ना पब्लिक ट्रस्ट, की पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच हुआ है। आप जो है कस्टोडियन है, जो गवर्नमेंट है वो कस्टोडियन है इन्वायरमेंट की, रिवर्स की, और उस रिसोर्सेज को आप पब्लिक के बिहाफ पे यूटिलाइज करना है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, और वो वायलेट कर रहा है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। आप किसी को भी बाद में अप्रूवल दे रहे हैं, भले ही वो डैमेज क्यों ना कर दे। तो ऑल फोर ऑप्शंस यानी डी होगा राइट आंसर। Okay, coming to question number two. With reference to the 2025 Global Methane Status Report, consider the following statements. First, methane emissions from agriculture are projected to decline in non-G20 region due to better livestock efficiency and reduced rice cultivation. Second, waste sector mitigation could generate net economic savings globally under MTFR, mainly due to recovered biogas value. Third, the revised CLE scenario shows 2030 methane emissions will be higher than the 2021 baseline due to increased coal reliance. Fourth, persistent underreporting of methane emissions is most severe in the fossil fuel sector, where measured emissions can be double official estimates in some countries. तो पॉज करके आप लोग मार्क करेंगे। इस ऑप्शन में सीएलई का फुल फॉर्म है करंट लेजिस्लेशन एमिशन। ठीक है, तो जो एमिशन हो रहा है उसका मेजर करता है। तो जब आप देखोगे आंसर में, आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो, तो मीथेन एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन इन नॉन G20 रीजन, तो ये तो गलत है ना। नॉन G20 कंट्री मींस पुअर डेवलपिंग कंट्रीज, वहां पे तो बढ़ ही रहा है ना, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग देयर इकोनॉमिक आउटपुट, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वहां पे बढ़ रहा है, तो वहां पे नहीं डिक्लाइन करेगा, तो वो गलत है। थर्ड ऑप्शन देखो, रिवाइज सीएलई सिनेरियो शोज 2030 मिथेन एमिशन विल बी हायर देन 2021, तो नहीं, इन्होंने अब जो नया एस्टिमेशन दिया है उसमें ये बोला है कि जो 2030 में जो एमिशन का सिनेरियो होगा वो लोअर होगा इन कंपैरिजन टू 2021, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ए, टू एंड फोर इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, Sentinel-6B satellite. Sentinel-6B satellite is primarily used for which of the following purposes? न्यूज से इंडियन एक्सप्रेस से कवर किया गया है, नया सैटेलाइट है। यहाँ पे आप देखिए गेस कर सकते हो इसको कि ऑब्जर्व ओशियन। ठीक है। सो द मेजरिंग ग्लोबल सी सरफेस हाइट एंड सी लेवल राइज, इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देता है, साइंस टेक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डू रीड इट, 2-3 बार देख लेंगे आप तो याद हो जाएगा आपको। नाउ दिस टाइम हमने क्या किया है, अपने क्वेश्चंस में पेयर पेयर बेस्ड क्वेश्चंस जो इंक्लूड किए हैं। हमारे पास फीडबैक आया कुछ स्टूडेंट का कि दे आल्सो वांट पेयर बेस्ड क्वेश्चंस, तो पेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी का नया ट्रेंड है। तो ये पीआईबी का से लिया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। फर्स्ट, इट इंडियाज री इलेक्शन to the Codex Executive Committee automatically grants it voting rights on all commodity committees of Codex. First. Second, Codex standards are recognized by the WTO under the SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement, making them a global reference for food safety disputes. Third, the Executive Committee functions as the management body that observes standard setting work between Codex Commission sessions.
Fourth, only FAO members country can be part of the Codex Alimentarius Commission. तो पॉज करके आप लोग मार्क करेंगे आंसर। तो ऑप्शंस पे हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहा है कि इंडियाज री इलेक्शन टू द कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑटोमेटिकली ग्रांट्स इट वोटिंग राइट्स ऑन ऑल कमोडिटी कमिटी ऑफ कोडेक्स। तो ये गलत है। ये कैसे हो सकता है कि अम, एक जगह इंडिया का इलेक्शन हुआ तो उसका मतलब है कि सारे कमिटीज में ऑटोमेटिक राइट्स मिल जाएंगे वोटिंग के। इन जनरल ऐसी चीजें नहीं होती है, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन देखो, the executive committee functions as a management body that observes standard setting work between codex commission sessions। ठीक है, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन देखो, ओनली एफएओ मेंबर कंट्री कैन बी पार्ट ऑफ कोडेक्स कमीशन। तो ये गलत है। यहाँ पे एफएओ मेंबर के अलावा भी होता है, ठीक है। सिर्फ एफएओ मेंबर्स ही नहीं होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ओनली टू बी। And the fifth question, with reference to the UA AI all for all initiative, ठीक है, AI for all initiative, consider the following statements. The initiative aims to train 1 crore Indians in foundational AI literacy under the India AI mission. दूसरा ऑप्शन कह रहा है कंटेंट इन द प्रोग्राम इंक्लूड्स इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ एआई की गवर्नेंस वगैरह हम कैसे यूज करेंगे। इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स है एग्रीकल्चर और सोशल वेलफेयर। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है द प्रोग्राम इज फ्री, प्रोग्राम फ्री है बट रिक्वायर्स अ रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट। तो कह रहे हैं कि रिफंडेबल हम आपसे रजिस्ट्रेशन फी लेंगे ड्रॉप आउट को रोकने के लिए। द फोर्थ ऑप्शन इज इट इज होस्टेड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फ्यूचर स्किल्स प्राइम एंड आईगोट कर्मयोगी टू मैक्सिमाइज रीच। ठीक है, तो आप पॉज करके देखिए क्या आंसर होगा, ऑप्शंस को पढ़िए, दोबारा मार्क कीजिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज डी, 1, 2 एंड 4। बाकी ऑप्शन आपको सही लगे। थर्ड ऑप्शन को एक्चुअली आप देखिए, कह रहा है कि रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी लेंगे टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स। अब अगर रिफंडेबल फी आप ले लोगे तो मैक्सिमम पीपल वोंट लाइक टू ज्वाइन। ठीक है, इस तरह की चीज आप फ्री रखना चाहते हो, गवर्नमेंट स्कीम इस तरह की आप फ्री रखना चाहते हो सो दैट मैक्सिमम पीपल टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट और सब लोग एआई वाली चीज सीखें। ये पीआईबी से हमने कवर किया है इसे। Coming to question number 6, consider the following statements regarding the significance and strategic design of NAP AMR 2.0. Okay, first option, it adopts a One Health framework integrating human, animal, crop, and environmental sectors under a unified national strategy. Second, it introduces mandatory antibiotic stewardship audits in all territory hospitals, public and private. Third, it aligns India's AMR policy framework with WHO's global action plan and reinforces India's global leadership role. Fourth, NAP AMR 2.0 completely replaces NAP AMR 2017 to 21 without incorporating any elements from the earlier plan। तो पॉज करेंगे आप लोग और उसके बाद मार्क करेंगे कि क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जो ऑप्शन नंबर 2 है, इट इंट्रोड्यूसेस मैंडेटरी एंटीबायोटिक स्टीवरशिप ऑडिट्स इन ऑल टेरिटरी हॉस्पिटल पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, तो ये मैंडेटेड नहीं होता है प्राइवेट में। ठीक है, प्राइवेट में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप मैंडेट कर सको कुछ भी, हर जगह नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेट वाली चीज में जो है ये गलत होगा और एक्सट्रीम ऑप्शन था ये, तो ये कैंसिल आउट होगा। फिर आप फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ में बोल रहा है कि सीधा सीधा रिप्लेस कर दिया है नए वाले ने विदाउट इनकॉपरेटिंग एनी एलिमेंट्स फ्रॉम द अर्लियर प्लान। ऐसा इन जनरल नहीं होता है। कभी भी आप कोई प्लान का 2.0 वर्जन लाओ और बोलो कि फर्स्ट वाले को पूरा डिस्कार्ड कर दिया है और पूरा ही रिप्लेस कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है, उसके भी एलिमेंट्स होते हैं। तो ओनली टू बी विल बी द करेक्ट आंसर। So move to the seventh question. With reference to the anti-defection proceedings described in the news report, आप ये क्वेश्चन जो हमने न्यूज रिपोर्ट रेफरेंस बनाया है इसलिए न्यूज रिपोर्ट मेंशन है, एग्जाम में आपका ऐसा नहीं रहेगा। तो पॉइंट विल बी कि एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स जो रहती हैं, ठीक है, उसको लेके आपका स्टेटमेंट जो है क्या है। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स पे आपको फोकस करना है रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स। तो पहला क्वेश्चन आपका है, अंडर द पहला ऑप्शन, द अंडर द 10th schedule, the speaker acts as a tribunal for deciding disqualification petitions and their decision is subject to judicial review.
Second option is failure of an MLA to respond to a speaker's notice automatically results in immediate disqualification under the constitution. कह रहा है कि नोटिस का अगर जवाब नहीं दिया तो इमीडिएटली आप डिस्क्वालीफाई हो गए. तीसरा ऑप्शन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्ट द स्पीकर, कि वह डायरेक्शन दे दिया, डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस विद इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन अगर डिले कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को वायलेट कर रहा है. देन चौथा ऑप्शन कह रहा है वंस द स्पीकर बिगिंस हियरिंग्स the MLAs concerned lose voting rights in the assembly until a final decision is issued. तो आप सभी लोगों ने मल्टीपल केसेस सुने होंगे, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट, मणिपुर, कर्नाटका, तेलंगाना, तो इन सब में ये इशू अराइज हुआ है. तो आप पॉज कीजिए और अपने राइट आंसर को मार्क कीजिए. तो इसमें जो राइट आंसर आपका है दैट इज 1 and 3. दूसरा गलत है कि ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, कि आपने डिसाइड वन डिसीजन लिया नहीं, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, राइट. सो सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट. देन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, कि एकदम से ऐसा आपका जो है, जैसे मैंने कहा कि वोटिंग राइट नहीं चला जाएगा जब तक वो फैसला ना आ जाए, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन विल आल्सो बी इनकरेक्ट. अब इसमें ये चीज आप सभी के लिए एक होमवर्क है. आप जब वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए किस केस में ऐसा बोला गया था कि स्पीकर जो है ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करता है. कोर्ट केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए कि अंडर द 10th शेड्यूल जब वो फैसला लेते हैं तो वो एक्ट एज अ ट्रिब्यूनल, ये किस केस में बोला था. Coming to question number 8, consider the following statement regarding the vertical and horizontal devolution process of 16th Finance Commission. तो आप लोग जो है टेक्स्ट करके ये भी बताएंगे कि 16 फाइनेंस कमीशन को कौन चेयर कर रहा है, ठीक है. तो ये एक न्यूज जो हमने द हिंदू से लिया है. तो फर्स्ट ऑप्शन, वर्टिकल डिवोल्यूशन refers to formula by which the finance commission distribute the union's tax revenue among the state, while horizontal devolution refers to the share between union and state. The horizontal devolution formula used by recent finance commission has included criteria such as income, distance, demographic performance, forest cover, and tax efforts. Third, the 15th Finance Commission reduced the overall vertical devolution share compared to the 14th Finance Commission. And fourth, the 16th Finance Commission is constitutionally obligated to maintain the same horizontal devolution criteria adopted by the 15th Finance Commission. तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग. अभी आप फोकस करिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इन्होंने चेंज कर दिया है, उल्टा कर दिया है. वर्टिकल डिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट. वर्टिकल मींस एक वर्टिकल लाइन है, ऊपर सेंटर है, नीचे स्टेट है. और हॉरिजॉन्टल मींस सब सेम पोजीशन पे है, तो ऑल स्टेट्स आर एट द सेम पोजीशन, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन. तो ये उल्टा कर दिया. फिर आप फोर्थ ऑप्शन पे फोकस करो. इसमें बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड. ऐसा कुछ नहीं होता है. फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, उन पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं डाला जाता है. ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा. तो 1 and 4 गलत है, तो A, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर. Then the ninth, sorry. Then the ninth question is consider the following statements about National Industrial Classification 2025. तो ये नया इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन आया है. पहला ऑप्शन है इसमें आपका NIC 2025 इंट्रोड्यूसेस इंडिया स्पेसिफिक कैटेगरीज, कि इंडिया स्पेसिफिक कैटेगरीज को ले आए हैं, जैसे कि आयुष और प्लेटफॉर्म बेस्ड इंटरमीडिएशन सर्विसेज हैं, जो यूएन के जो क्राइटेरिया है, यूएन का जो ISIC रिवीजन 5 है उसमें नहीं है. देन द सेकंड ऑप्शन इज NIC 2025 इज मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज when collecting administrative economic data but states may adopt their own classification system. तो कह रहा है कि सेंटर के लिए तो है, मिनिस्ट्री के लिए मैंडेटरी, बट स्टेट अपना खुद का क्राइटेरिया लगा सकते हैं. देन तीसरा ऑप्शन इज कि NIC इंट्रोड्यूसेस इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन, ठीक है, कि NIC इंट्रोड्यूसेस इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरीज फॉर द फर्स्ट टाइम. अब देखो इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए आपको, ये पहली बार लाया जा रहा है, ठीक है. तो पॉज लीजिए और मार्क योर आंसर्स. तो इस केस में क्या है कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, ये सेंटर के लिए भी मैंडेटरी है और स्टेट के लिए मैंडेटरी है. स्टेट अपना खुद का कोई सेपरेट क्लासिफिकेशन जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है. तो सेंटर स्टेट दोनों के लिए अप्लाई होता है ये. सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट. Coming to question number 10, consider the following statement regarding the black buck. First, only adult males possess spirally twisted horns because horn development in black buck is hormonally regulated and directly linked to male territorial
behavior. Second, the black buck is globally listed as vulnerable by the IUCN but remains under Schedule 1 of India's Wildlife Protection Act due to its severe population fragmentation within India. Third, black bucks primarily inhabit wooded savannas and dense dry deciduous forests, avoiding open plains as these increase predation risk. पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे फोकस करिए, जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसमें बोला है कि ब्लैक बक इज लिस्टेड एज वल्नरेबल, दैट इज इनकरेक्ट, इट इज लीस्ट कंसर्न इन आईयूसीएन स्टेटस। एंड थर्ड ऑप्शन ये जो है ये भी गलत है। ब्लैक बक जो है वो ओपन ग्रासलैंड को प्रिफर करते हैं, राइट, और डेंस फॉरेस्ट को अवॉइड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ए, ओनली वन। ठीक है, so hopefully you got it right. This was the last question for the day. ठीक है, thank you.